गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम माइक स्टे मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। हमारा पेज नंबर है 1.26। हमने लास्ट टॉपिक में कवर कर लिया था कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है अभी, और किन प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगता है अभी भी, और पुरानी जो टैक्सेस हैं एक्साइज ड्यूटी वो भी लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सेस सब्ज्यूम इन जीएसटी, कि जीएसटी के आने से कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए, यानी जो पहले अर्लियर टैक्सेस लगते थे उनमें से कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज हुए। तो कोई भी टैक्स जब जीएसटी में मर्ज हो रहा था, स्टार्टिंग में जब जीएसटी आ रहा था तो सबसे पहले देखा गया कि वो जो टैक्स है एक तो इनडायरेक्ट नेचर का होना चाहिए। सबसे पहली बात, यानी जो जीएसटी में मर्ज हुए टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्स थे, ना कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नहीं मर्ज हुआ, यानी इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स तो अभी भी लग रहे हैं, पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो काफ़ी हद तक जीएसटी में मर्ज हो गए। तो पहला तो नेचर देखा गया उसका कि वो कौन से नेचर का टैक्स है, उस बेस पे उसे जीएसटी में मर्ज किया गया। तो पहली कंडीशन थी कि वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि जो इनडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस हैं जब मर्ज हो गए तो जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो बिना रुकावट के मिलना चाहिए, चाहे वो गुड्स स्टेट में बिक रहा हो जिसे आप इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं, और चाहे वो इंटर स्टेट बिक रहा हो, एक स्टेट से दूसरी जगह बिक रहा हो। यानी अगर आप किसी टैक्स को जीएसटी में मर्ज करने जा रहे थे तो फिर ये चेक किया गया कि जो इंटर स्टेट सेल हो रही है, चाहे विद इन स्टेट बिक रहा है सामान, या इंटर स्टेट हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, तो वहाँ इनपुट टैक्स का क्रेडिट बिना रुकावट के सीमलेस फ्लो होना चाहिए, उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए। तीसरा, जो रेवेन्यू जनरेट होती थी जीएसटी के आने से पहले स्टेट को और सेंटर को, उसमें बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी फेयर रेवेन्यू मिलनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी इनकम होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इनकम होनी चाहिए। तो दीज आर सम पैरामीटर्स, ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेस पे डिसाइड किया गया कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज होंगी। एक तो इनडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस होने चाहिए, उन आईटीसी मिलते रहना चाहिए, चाहे वो इंटर स्टेट सेल हो, विद इन स्टेट सामान बिक रहा हो, चाहे वो इंटर स्टेट सेल हो, और जो रेवेन्यू है फेयर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो वेरियस सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवीज, जो लोकल अथॉरिटीज़ लगाती हैं, लेवीज मतलब चार्जेस, वर एग्जामाइन, उन्हें एग्जामाइन किया गया, टू आइडेंटिफाई, उन्हें पहचाना गया, देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सब्ज्यूम अंडर जीएसटी, क्या वो टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो सकते हैं, यानी वो बंद हो जाएंगे और उनकी जगह केवल जीएसटी ही चार्ज होगा। वाइल आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर कैप्ट इन माइंड, ये चीज़ें चूज़ करते समय कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज होंगे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, ध्यान में रखा गया। पहला पॉइंट, टैक्सेस और लेवीज टू बी सब्ज्यूम शुड बी प्राइमरली इन नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो इनडायरेक्ट नेचर के टैक्स होनी चाहिए ईदर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगते हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगते हो। यानी पहली कंडीशन थी कि जो टैक्स आप मर्ज करने जा रहे हैं जीएसटी में वो इनडायरेक्ट नेचर की होनी चाहिए, और वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे लगना चाहिए। दूसरा टैक्सेस और लेवीज टू बी सब्ज्यूम शुड बी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन चेन, मतलब ट्रांजेक्शन चेन होना चाहिए, यानी पहले मैन्युफैक्चर बनाएगा गुड्स, फिर मैन्युफैक्चर से आप होलसेलर को गुड्स बेचेंगे, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। तो एक चेन सिस्टम होना चाहिए ताकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट पास ऑन हो सके। should be part of transaction chain which commence with, जो commence स्टार्ट होगा with import और manufacture production of goods से, और provision of service से at the one end, and the consumption of goods and service at the other end। यानी जो स्टार्ट होगा, जो प्रोसेस है गुड्स का, वो मैन्युफैक्चर से या ट्रेडिंग से स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, सर्विस को देने से स्टार्ट होगा, और वो एंड होगा कंजम्पशन पे। थर्ड कंडीशन, द सब्ज्यूमिंग ऑफ टैक्सेस शुड रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, आपको टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, इन इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, एंड इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर। द टैक्सेस, लेवीज एंड फीस दैट वर नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड नॉट बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, ऐसा कोई भी टैक्स जो गुड्स या सर्विस से रिलेटेड नहीं था पहले, तो उसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा कोई भी टैक्स जो स्पेसिफिकली गुड्स पे या सर्विसेज पे चार्ज नहीं होता था वो टैक्स मर्ज नहीं किया गया है जीएसटी में। रेवेन्यू फेयरनेस फॉर बोथ द यूनियन एंड स्टेट, यानी जो रेवेन्यू मिलनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए, यूनियन को, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, वुड नीड टू बी अटेम्प्टेड, उसे इक्वल करने की कोशिश की गई कि बराबर सबको इनकम मिलती रहे। तो इन चार पैरामीटर्स के बेस पे डिसाइड किया गया कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज होंगे। पहला पैरामीटर था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होनी चाहिए जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हों। दूसरा था कि जो चेन सिस्टम होना चाहिए, यानी पहले मैन्युफैक्चर होना चाहिए ताकि इनपुट टैक्स अगर मिलता रहे एंड कंज्यूमर
तक पहुंचने तक, मैन्युफैक्चरर्स फिर या फिर आप होलसेल से रिटेलर से कंज्यूमर। तीसरा था कि वही टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लग रहे हैं स्पेसिफिकली मर्ज होंगी ताकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहेगा। और फोर्थ कंडीशन थी कि जो इनकम है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी सबको इक्वल इनकम मिलनी चाहिए जनरली, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इन पैरामीटर्स के बेस पे टैक्सेस को सब मर्ज किया गया, सब्ज्यूम किया गया जीएसटी में। अब ये वाला पॉइंट है कि कौन से टैक्स खत्म हो गए हैं जीएसटी के आने से, और ख़त्म मतलब जो टैक्स ऑलरेडी जीएसटी में आ चुके हैं उन पर अभी नहीं लगते हैं। हाँ, जो पहले से जीएसटी के दायरे में नहीं आए हैं, अभी हमने पढ़ा था कुछ प्रोडक्ट लास्ट क्लास में जो जीएसटी के एम्बिट में दायरे में नहीं आते, उन पे तो लगेंगे पुराने टैक्सेस। पर जो भी गुड्स या सर्विसेज जीएसटी में मर्ज हो चुकी है उन पर अभी पुराने टैक्सेस खत्म हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। टेकिंग द अबव प्रिंसिपल इनटू अकाउंट, जो आपने अपने प्रिंसिपल पढ़े उन्हें ध्यान में रखते हुए फॉलोइंग टैक्सेस वर सब्ज्यूम, ये टैक्सेस बंद हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं इन द जीएसटी में। सेंट्रल टैक्स की अगर आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो कौन कौन से टैक्स बंद हुए हैं सेंट्रल लेवल पे। एक एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब इनका लॉजिक बढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्या होती थी, ठीक है, वरना आप जब ये बंद ही हो गई तो इसका लॉजिक नहीं पता ना, बस ये तो पता ही आपको कि एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगती थी। जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे अपना सामान, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको प्रोडक्शन टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, जो कि बंद हो गई है। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लगता था ये बंद हो गया है। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है, कॉस्मेटिक्स आइटम होते थे, उन पर भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये बंद हो गई है। सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी एक्स्ट्रा ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी बंद हो गई है। सेंट्रल सेल्स टैक्स बंद हो गया। सीएसटी, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो आपको सीएसटी देना होता था, ये भी बंद हो गया। सेंट्रल सरचार्ज मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स था वो भी हट चुका है। सेस मतलब जो टैक्स पे टैक्स लगता था वो भी हट चुका है। इन सो फार, उस हद तक एज ए रिलेट, जो कि रिलेट होते थे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस बंद हो चुके हैं जीएसटी के आने से, यानी मर्ज हो गए हैं, सब्ज्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी में। स्टेट टैक्सेस कौन कौन से सब्ज्यूम्ड हुए? स्टेट सरचार्ज जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था वो हट गया, सेस हट गया, टैक्स पर टैक्स। इन सो फार, उस हद तक एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, ठीक है, जो मूवी टिकट्स पे लगता था, आप वाटर पार्क पे लगता था, हाँ, एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। पर लोकल अथॉरिटी यानी जो आपका नगर निगम है जो लगाता है टैक्सेस एंटरटेनमेंट, वो तो लगेंगी, उनके अलावा कोई टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट पे वो हट चुका है। वापस सुन लें, जो लोकल अथॉरिटी, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है आपके शहर में, तहसील में, गांव में, जो लोकल अथॉरिटी टैक्स लगाते हैं वो तो लग रहे हैं, वो नहीं हटे हैं। हाँ, लोकल अथॉरिटी के अलावा जो टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट वो हट चुका है। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, लॉटरी टिकट्स पे, बैटिंग शर्त लगाने पे, गैमलिंग सट्टा खेलने पे, ये जो टैक्स लगते थे वो बंद हो चुके हैं, वो जीएसटी मर्ज हो चुके हैं। एंट्री टैक्स मतलब आपको जब एंट्री करनी होती थी किसी दूसरे स्टेट में तो एक एंट्री टैक्स लगता था। कुछ गुड्स पे परचेज टैक्स लगता था, ये बंद हो चुका है। वैट यानी सेल्स टैक्स, विद इन स्टेट सामान बेचते थे तो वैट लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ये बंद हो चुका है। लग्जरी टैक्स जो महंगे प्रोडक्ट्स पे लगता था ये बंद हो चुका है। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सारे टैक्सेस बंद हो चुके हैं। तो ये टैक्सेस जो पहले लग रहे थे प्रोडक्ट पे, जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं, एम्बिट में आ चुके हैं, उन पर ये टैक्सेस लगना बंद हो चुका है। ये शॉर्ट में इन्होंने बता रखा है, जो अल्कोहलिक लिकर आप बनाते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर नहीं लगता है जीएसटी, आप पढ़ चुके हैं, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी भी, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये जो 5 प्रोडक्ट्स आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, इन पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि इस डेट से इन पर जीएसटी लगना चाहिए। अभी इन पर भी जीएसटी नहीं लगता है, पुराने टैक्सेस ही लगते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी लगाती है, नगर निगम लगाता है, जो टैक्सेस वो अभी भी लगते हैं, वो नहीं हटे हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो हट चुके हैं। टबैको पे आपने पढ़ लिया था, टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी भी लगेगा और पुरानी एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। तो विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, पावर ऑफ लेवी, लेवी मतलब चार्ज करना, टैक्स चार्ज करना, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, ऑल्सो रिटेन, यानी टबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और आपकी जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो मानव उपयोग के लिए आप शराब बना रहे हैं, इज आउटसाइड द रेलम ऑफ जीएसटी, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू है कि जो शराब बनाते हैं अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
फिर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये भी सही है कि अभी जो शराब आप बना रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इंटर स्टेट सेल मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं। सेल ऑफ एल्कोहल इज सब्जेक्ट टू सीएसटी वैट रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से शराब बेचेंगे तो सीएसटी लगेगा, क्योंकि शराब पे जीएसटी तो लगता नहीं, तो पुराना टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है अगर बॉर्डर क्रॉस होता है, इंटर स्टेट सेल है और विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स। तो ये भी ट्रू है। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, ये फॉल्स है कि जो शराब आप बना रहे हो जीएसटी की लगेगा, उस पर नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन होता है जीएसटी के आने से क्या बेनिफिट्स हुए हैं, तो फटाफट रीड कर लेते हैं, तो इजी टॉपिक है। जीएसटी इज इंट्रोड्यूस विद अ विजन टू ब्रिंग बेनिफिट टू ऑल द स्टेक होल्डर। जीएसटी को लाया गया ताकि सभी स्टेक होल्डर्स का फायदा हो सके, मतलब स्टेक होल्डर मतलब टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और एसएससी, सबका बेनिफिट हो सके उसमें, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन, एक तरह से विन विन सिचुएशन है फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए। इट इज़ इन्विसेज दैट, ये कहा गया दैट जीएसटी विल एक्रू फॉलोइंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू स्टेक होल्डर। जीएसटी के आने से ये बेनिफिट हुए हैं स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। बेनिफिट टू द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बिल्कुल अब एक नेशनल मार्केट बन गया, यानी पहले रेट अलग होती थी, क्योंकि पहले क्या लगता था, वैट लगता था स्टेट में, अगर आप विद इन स्टेट सामान बेचते थे तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे आप सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए यूपी में कोई शुगर बेच रहा है तो यूपी गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी की मतलब वैट की रेट बता रखी है। अब कोई राजस्थान में शुगर बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, वहाँ 8% रेट है, तो इससे प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग होती थी, क्योंकि रेट अलग है ना टैक्स की। यूपी में 100 रुपीज़ की है अगर शुगर, 5% टैक्स है तो वहाँ तो 105 रुपये मिल रही है, राजस्थान में 108 में मिल रही है। तो पहले गुड्स के प्राइसेस अलग होते थे, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी वैट और सेल्स टैक्स लगाने की। पर अब तो ये जीएसटी आ गया तो एक कॉमन रेट हो गई, चाहे आप केरला में परचेजिंग कर रहे हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में, आसाम में, सब जगह एक ही रेट से टैक्स लगेगा। तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया है प्रोडक्ट्स का। जीएसटी एम टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विद अ कॉमन टैक्स रेट हो गई है, एंड प्रोसीजर भी कॉमन हो गया है, सबको एक जैसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर हट गए कि भैया यहाँ बेचोगे तो कम टैक्स लगेगा, वहाँ बेचोगे तो ज़्यादा लगेगा। देयर बाय पेविंग द वे, एक से रास्ता बना फॉर इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट नेशनल लेवल, कि आप नेशनल लेवल पे पूरी इकोनॉमी एक हो चुकी है। तो पहला फ़ायदा हुआ इकोनॉमी को, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, एक यूनिफाइड एक कॉमन मार्केट बना है। दूसरा, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑब्वियसली जीएसटी मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है, क्यों, आप पढ़ चुके हैं, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब क्या था, आपने पढ़ा था कि अगर यूपी में बन रहा है कोई सामान और बिक वो राजस्थान में रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, यानी जो आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूपी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पर वो जो कंज्यूम हो रहा है गुड्स वो राजस्थान में हो रहा है, बिक राजस्थान में रहा है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी किसे ट्रांसफर होगा, राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसी तरह मान लीजिए आप कोई गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गुड्स अमेरिका में बना है, सपोज यूएसए से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो इंडिया में आ रहा है, राइट, तो कंज्यूम कहाँ पे होगा गुड्स, इंडिया में, तो यानी इंपोर्ट करने पे भी आपको क्या देना होगा, फिर जीएसटी देना होगा, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, वो गुड्स और सर्विस आप इंडिया में यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। तो इससे इंपोर्ट तो महंगा हो गया, इंपोर्ट जब करेंगे तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, जो आप आगे फाइनल में पढ़ेंगे कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी लगती है। उसके अलावा आपको आईजीएसटी भी देना होता है, क्योंकि वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम होगा, राइट, तो गुड्स महंगा हो जाएगा, टैक्स लगाने से गुड्स महंगा हो जाएगा। पर उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंडिया में बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट और उसे यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक गुड्स और प्रोडक्ट कहाँ कंज्यूम होगा, यूएसए में कंज्यूम होगा, अमेरिका में कंज्यूम होगा, राइट, और जीएसटी एक डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को या उसी सरकार को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो कंज्यूम तो अमेरिका में होगा, ठीक है, और इंडिया में कंज्यूम होगा ही नहीं वो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कोई आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ही बोला है जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंज्यूम होगा अमेरिका में, तो अमेरिका में तो हम टैक्स का बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो यानी जो
एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा। तो टैक्स जो जीएसटी है वो प्रमोट करता है मेक इन इंडिया को कि आप इंडिया में बनाइए और एक्सपोर्ट करिए, तो हम आपसे कोई जीएसटी नहीं लेंगे। फिर इस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा आपको, पर इम्पोर्ट पे तो देना होगा क्योंकि वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम होगा। तो जीएसटी मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है कि अगर आप इंडिया में बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। देखें, जीएसटी हैज़ गिवन अ मेजर बूस्ट। जीएसटी के आने से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जस्ट major boost to the Make in India initiative of the Government of India by making goods and services produced in India, इंडिया में बनाइए, कॉम्पिटिटिव इन द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि एक ही टैक्स लग रहा है। फर्दर ऑल इम्पोर्टेड गुड्स आर बीइंग चार्ज इंटीग्रेटेड टैक्स। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम होगा, उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है माना जाएगा, विच इज़ मोर और लेस इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आप पढ़ चुके हैं जो आईजीएसटी है वो इक्वल होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी के जनरली, यानी अगर 18% रेट है आईजीएसटी की तो 9% हो गया सीजीएसटी, 9% हो गया एसजीएसटी। दिस ब्रिंग पैरिटी, पैरिटी मतलब इससे इक्वालिटी आएगी। पैरिटी मतलब होता है इक्वालिटी इन टैक्सेशन ऑन लोकल एंड इम्पोर्टेड गुड्स और सर्विस, यानी जो लोकल में बेच रहे हैं तब भी उन्हें उसी रेट से देना पड़ रहा है आईजीएसटी, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी उसी रेट से देना पड़ रहा है आईजीएसटी। तो लोकल रेट इक्वल है, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव बनेंगी गुड्स। आप चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स तब भी उसी रेट से देना पड़ रहा है जीएसटी, अगर आप विद इन इंडिया बेच रहे हैं तब भी उसी रेट से देना पड़ रहा है जीएसटी। तो जीएसटी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब आपके गुड्स कॉम्पिटिटिव होंगे, आपके डबल टैक्स नहीं लग रहा है, अब एक ही टैक्स लग रहा है, तो आपके गुड्स सस्ते हो जाएंगे। सस्ते होने से आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने से इनकम डेवलप होगी, बिजनेस और बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इंडिया में अट्रैक्ट होंगे फॉरेन इन्वेस्टर कि इंडिया में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर तो पहले से सस्ती है हमारे यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर से हमारे टैक्सेस भी कम हो गए, एक ही रेट से लग रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट बनाइए और एक्सपोर्ट करिए, प्रॉफिट कमाइए। तो जीएसटी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करता है। द सब्ज्यूमिंग ऑफ मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इन जीएसटी, कई टैक्स मर्ज हो गए, सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो गए जीएसटी में, चाहे वो सेंट्रल लेवल के थे या स्टेट लेवल के थे जो आपने पढ़ा। कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, आपको सेट ऑफ मिलता है, चाहे आपने गुड्स खरीदा हो चाहे सर्विस खरीदा हो, खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया वो आप डिडक्ट कर सकते हैं आउटपुट में से। एंड फेजिंग आउट सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स हट चुका है। सीएसटी वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विस, इससे क्या हुआ, कॉस्ट कम हुई है। पहले डिफरेंट टैक्स लगते थे तो कॉस्ट बढ़ जाती थी प्रोडक्ट की, पर अब एक ही टैक्स लगता है, इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हुई है। रिजल्टेंटली एज ए रिजल्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज, इससे आपका गुड्स कॉम्पिटिटिव हुआ है, सस्ता हो गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में खरीदार बढ़ जाएंगे उस चीज़ के। टू गिव बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा, इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। विद अ बूस्ट इन एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने से, एक्सपोर्ट बढ़ने से मोर एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार जनरेट होगा, वुड बी जनरेटेड एंड जीडीपी विल इंक्रीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वुड इंक्रीज। एंड जीडीपी तो आप समझते हैं कंट्री में ड्यूरिंग द कितने एम्प्लॉयमेंट और गुड्स और सर्विसेज जनरेट हुई, उनके सम को आप जीडीपी बोलते हैं। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होगा, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी के आने से टैक्स स्ट्रक्चर इजी हो गया, क्योंकि पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग था, सर्विस टैक्स की रिक्वायरमेंट अलग थी, सेल्स टैक्स वैट डिपार्टमेंट अलग था, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट प्रोसीजर हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आती थी। आपको एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, सेल्स टैक्स के लिए आपको सेल्स टैक्स यानी वैट डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, सर्विस टैक्स के लिए सर्विस डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, तो दिक्कत तो आती थी बिजनेस करने में, एक ही आपको 3 डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता था। अब एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी, तो आपको बिजनेस करना ईजी हुआ है, कॉस्ट कम हुई है, आपको बार बार रिटर्न नहीं भरनी, हर डिपार्टमेंट में रिटर्न देनी पड़ती थी, एक्साइज में अलग, सर्विस टैक्स में अलग और वैट के अलग। अब एक ही फॉर्मेट है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है जीएसटी, उसमें आपका सारा काम हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंपलर टैक्स रेजिम, एक आसान रेजिम बनाया गया टैक्स का दायरा, विथ फ्यूअर एग्जाम्पशन, इसमें एग्जाम्पशन कम है, बहुत सारे एग्जाम्पशन नहीं है। एग्जाम्पशन मतलब टैक्स से कैसे आप फ्री माफ़ी ले सकते हैं, कम टैक्स कब देना होगा। अलॉन्ग विद रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए हैं अंडर जीएसटी, हैज़ लेड टू सिंप्लीफिकेशन, इससे सिंप्लीफाइड हुआ है जीएसटी, एंड यूनिफॉर्म हुआ, इक्वल हुआ इन टैक्स स्ट्रक्चर। द यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, इससे इक्वलिटी आई है सारे लॉ में, प्रोसीजर सेम हो गया है, टैक्स रेट सेम है अक्रॉस द कंट्री, मेक डूइंग बिजनेस ईजियर, इससे बिजनेस करना आसान हुआ है।
कॉमन डेफिनेशन है, मतलब जो स्टेट में है वही सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि किसे गुड्स बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। कॉमन फॉर्म है, फॉर्मेट्स हैं, कॉमन इंटरफेस है, थ्रू जीएसटी पोर्टल पे ही जाना होगा सबको। रिजल्ट इन एफिशिएंसीज, इससे आपकी एफिशिएंसी काम करने की क्षमता बढ़ी है। इन सिनर्जीज अक्रॉस द बोर्ड, सिनर्जीज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। सिनर्जीज का मतलब ऐसे समझ लें 2+2 4 होते हैं, राइट। पर जब 2+2 5 हो जाए, यानी जब दो लोग मिलके ज़्यादा काम कर सकते हैं अपनी क्षमता से, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। पहले एक्साइज डिपार्टमेंट अलग था, सर्विस डिपार्टमेंट अलग है, आपका वैट अलग है, तो तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। कोई डिपार्टमेंट कम एफिशिएंट है, कोई ज़्यादा है। अब तीनों डिपार्टमेंट मर्ज हो गए, अब आपने जीएसटी में डाल दिया, तो सिनर्जी इफेक्ट जनरेट हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है डिपार्टमेंट में काम करने की, क्योंकि अब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट, सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ है क्योंकि अब एक ही पोर्टल है, अलग अलग पोर्टल पे नहीं जाना है आपको रिक्वायरमेंट के लिए। कॉमन प्रोसीजर है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर। रिफंड लेना है तो टैक्स का यूनिफॉर्म फॉर्मेट है, एक जैसे फॉर्मेट है टैक्स ऑफ रिटर्न की। कॉमन टैक्स बेस है, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, अलॉन्ग विद टाइमलीनेस फॉर एवरी एक्टिविटी। इंश्योर सर्टेनिटी है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में एक ही पोर्टल पे जाके आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। तो एक जीएसटी के आने से जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाइड हुआ है। इजी टैक्स कॉम्प्लाइंस, ठीक है। टैक्स का कॉम्प्लाइंस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। कॉम्प्लाइंस का मतलब ये होता है, कंपनी सेक्रेटरी को कई लोग कॉम्प्लाइंस ऑफिसर भी बोलते हैं। एक सीएस का जो कोर्स होता है क्योंकि उसका काम होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जनरली। तो टैक्स इजी टैक्स कॉम्प्लाइंस, जीएसटी के आने से इजी हुआ टैक्स का प्रोसीजर, क्योंकि अब एक ही पोर्टल है, कॉमन फॉर्म है, कॉमन प्रोसीजर है, तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं जाना। पहले एक्साइज डिपार्टमेंट अलग होगा, सर्विस के लिए अलग जाओ, वैट के लिए अलग जाओ, अब एक ही डिपार्टमेंट बना दिया गया है, तो ईजी हुआ है टैक्स का प्रोसीजर और ऑटोमेटेड है। सब कुछ ऑनलाइन है, 99% चीज़ें ऑनलाइन है। ऑल्दो कुछ केसेस में आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ सकता है, पर इससे घर बैठे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ईजी हुआ है प्रोसीजर। जीएसटी इज़ अ लार्जली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइट है। द इंटरफेस दिखाई देता है जीएसटी का पोर्टल ऑफ टैक्स पेयर विद टैक्स ऑथोरिटी थ्रू द कॉमन पोर्टल है। चाहे टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, चाहे टैक्स पेयर यूज़ कर रहा है, एक ही पोर्टल है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। देयर आर सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसर है फॉर वेरियस प्रोसेसेस सच एज रजिस्ट्रेशन का कॉमन प्रोसेसर है, रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न मतलब डिटेल देनी है आपको टैक्स डिपार्टमेंट को, कितनी सेल हुई, परचेज हुई, रिफंड क्लेम करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। ऑल प्रोसेसेस लाइक अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम एटसेट्रा आर ऑनलाइन। सब चीज़ें ऑनलाइन है थ्रू जीएसटी पोर्टल। द ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेटली रिड्यूस। ह्यूमन इंटरफेस मतलब आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत कम केसेस में ही आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। देयर वर लीडिंग टू स्पीडी डिसीजन, इससे डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। द मेजर्स लाइक ई इनवॉइस, अब तो आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑटो पॉपुलेटेड जो आती है रिटर्न की, आपने रिटर्न जो भरी वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ईज, इससे आसान हुआ है द कॉम्प्लाइंस फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। ईजियर टैक्स कॉम्प्लाइंस, वही चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि टैक्स के जीएसटी के आने से टैक्स कॉम्प्लाइंसेस ईजी हुआ है। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, हार्मोनाइज मतलब ईजी हो गए हैं कानून, प्रोसीजर एंड रेट ऑफ टैक्स हैज़ मेड कॉम्प्लाइंस ईजियर एंड सिंपल। देयर आर कॉमन डेफिनेशंस हैं, कॉमन फॉर्म है, फॉर्मेट्स हैं, कॉमन इंटरफेस है थ्रू कॉमन पोर्टल, रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिनर्जीज बढ़ेंगी अक्रॉस द बोर्ड। ऑल दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन कॉम्प्लाइंस कॉस्ट, इससे कॉस्ट कम होगी। कॉम्प्लाइंस लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि पहले एक्साइज के लिए अलग पैसे दो किसी प्रोफेशनल पर्सन को, सर्विस टैक्स के लिए किसी अलग पैसे देने पड़ते थे, वैट की रिक्वायरमेंट के लिए प्रोफेशनल पर्सन मतलब सीए, एडवोकेट्स, इनको अलग पैसे देने पड़ते थे। ये 3 डिपार्टमेंट, अब एक ही डिपार्टमेंट है, तो इससे कॉम्प्लाइंस कॉस्ट, लीगल कॉस्ट कम हुई है। एलिवेट मतलब हटा दिया गया है द नीड फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग, आपको नहीं रखनी। फॉर वैरायटी ऑफ टैक्स लीडिंग टू लेसर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपको कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एंड मैन पावर की ज़रूरत है इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि कई बार कोई एक्साइज का काम जानता था पहले, तो वो सेल्स टैक्स का काम नहीं जानता था, तो फिर आपको 2 लोगों से काम करवाना पड़ता था। अब एक ही आदमी जियो भी, अब तो एक्साइज है ही नहीं, अब सर्विस टैक्स नहीं है, अब तो जीएसटी है, तो आपकी रिकॉर्ड कम रखनी पड़ेंगी, आपकी मैन पावर कम हो गई, इससे आपको फ़ायदा होगा। क्लियर। नेक्स्ट है एडवांटेज फॉर ट्रेड इंडस्ट्री। ट्रेड इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ जीएसटी के आने से। बेनिफिट टू द इंडस्ट्री, एक तो बर्डन कम हो गया टैक्स का, राइट,
आप पे प्राइसेस कम हुए गुड्स को तो उनकी डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्शन बढ़ा है जीएसटी के आने से। एवरेज टैक्स बर्डन ऑन ट्रेड इंडस्ट्री हैज़ कम डाउन, आपको कम हो गया है टैक्स का बर्डन, क्योंकि पहले सेल्स टैक्स अलग था, एक्साइज अलग थी, डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, जो टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ जाती थी गुड्स की, वो कम हुए, विच हैज़ रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की प्राइसेस कम हुई है। दिस हैज़ रिजल्ट इन मोर कंजम्पशन, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि गुड्स सस्ते हो जाएंगे, विच इन टर्न मीन्स मोर प्रोडक्शन, इसका मतलब होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एंड देयर बाय बूस्टिंग, इससे बढ़ावा मिलेगा द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है तो फिर लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा जब खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। मिटिगेशन मतलब हटाना, रिमूव करना, ऑफ इल इफेक्ट मतलब बुरे इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, कास्केडिंग बताया था डबल टैक्सेशन स्टार्टिंग क्लासेस में, जब टैक्स पे टैक्स लगने लग जाता है तो उसको लॉ में हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी के आने से पहले डबल डबल टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी दो, फिर एक्साइज ड्यूटी ऐड करके लगता था सेल्स टैक्स, तो टैक्स पे टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन होता था, इससे वो हट चुका है जीएसटी के आने से। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, आप पढ़ चुके हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होगी उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। इट हैज़ बीन डिज़ाइन इन अ मैनर, इसे इस तरीके से बनाया गया है सो दैट टैक्स इज कलेक्टेड एट एवरी स्टेट, हर स्टेज पे लगेगा टैक्स, यानी मैन्युफैक्चर बेचेगा होलसेलर को तो लगेगा जीएसटी, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को तो लगेगा जीएसटी, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को तो लगेगा जीएसटी, एंड द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेज, यानी इनपुट टैक्स जो आप देते हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा, इज अवेलेबल टू सेट ऑफ द टैक्स टू बी पेड एट द नेक्स्ट स्टेज, यानी आउटपुट में से उसे डिडक्ट किया जाएगा। दिस इराडिक्ट्स मतलब रिमूव होगा टैक्स ऑन टैक्स, एराडिकेट्स का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, इससे टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, एंड अलाउ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रॉस यूटिलाइजेशन पड़ा था, आप सीजीएसटी को आईजीएसटी से भी घटा सकते हैं, सीजीएसटी से भी घटा सकते हैं, एसजीएसटी यूटीजीएसटी को आईजीएसटी से भी घटा सकते हैं, और एसजीएसटी से भी घटा सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट विच बेनिफिट द इंडस्ट्री बाय मेकिंग द एंटायर सप्लाई चेन न्यूट्रल, इसे न्यूट्रल लगेगी, कहीं भी डबल टैक्स नहीं लगेगा। दस इसलिए जीएसटी प्रिवेंट रोकता है कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, डबल टैक्स नहीं लगते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रहेंसिव, एक बड़ा आपको कॉम्प्रहेंसिव ब्रॉड एरिया मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, मैकेनिज्म अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन, पूरी सप्लाई चेन में, सच अ सीमलेस अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता है बिना रुकावट के अक्रॉस गुड्स और सर्विस एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई, हेल्प इन मिटिगेटिंग द इल इफेक्ट्स, इससे हट जाते हैं इल इफेक्ट बुरे प्रभाव ऑफ कास्केडिंग, इनेबल स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इससे बिजनेस ऑपरेशन करना ईजी होता है, इंप्रूव होती है कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट इन इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब, जब आपके गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो इंडियन मार्केट में भी आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी और ग्लोबल मार्केट में तो बढ़ेगी, यानी लोग आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए अट्रैक्ट होंगे। बेनिफिट फिर स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर को क्या बेनिफिट है वो आपने पढ़ा था कि अभी आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर कंपोजिशन स्कीम बनाई गई है कि अगर आपका जो टर्नओवर एक लिमिट से कम है तो आपको कम रेट से देना होगा जीएसटी, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कम हो जाएंगी, तो स्मॉल ट्रेडर का भी ध्यान रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि उनको कम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, कम रेट से टैक्स देना है, ताकि उन्हें बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जीएसटी हैज़ इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट होती है एग्जाम्पशन लिमिट की, उस लिमिट के बाद ही जीएसटी नंबर लेना है, उससे पहले नहीं लेना है, ठीक है। फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जैसे 40 लाख गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है, क्योंकि 40 लाख से ऊपर होने पे जीएसटी नंबर लेना होगा, 40 लाख से कम होने पर जीएसटी नंबर नहीं लेना होगा, तो आपको 40 लाख तक तो नहीं देना जीएसटी, तो स्मॉल टैक्स पेयर को नहीं देना होगा। स्मॉल बिजनेसेस हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम दी गई है कि आप कम रेट से भी दे सकते हैं जीएसटी अगर आपका जो टर्नओवर एक लिमिट से नीचे है। विद द क्रिएशन ऑफ सीमलेस नेशनल मार्केट बन गया अक्रॉस द कंट्री, स्मॉल एंटरप्राइजेज विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर नेशनल फुटप्रिंट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और अब छोटे एंटरप्राइजेज के हैं, अब जब उनकी पे टैक्स कम लगेगा तो वो अब दूसरे स्टेट में जाके बिजनेसेस कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, बहुत कम इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जीएसटी के आने से कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं। अगर कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।